नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 6 का तीसरा टॉपिक हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे प्लेटें गति करती हैं और दूसरा जो परिवर्तन है किस प्रकार होता है, किस प्रकार पृथ्वी गति करती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस और स्टोरी पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिले। आओ शुरू करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो स्थलमंडल है, जो ऊपर की परत है जिसे हम परपट्टी कहते हैं, वो अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। लगभग 6 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं, इसमें विभाजित हैं। स्थलमंडलीय प्लेट कहलाते हैं ये। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। दोस्तों, प्लेटें गति करती रहती हैं पर हमें ये आभास नहीं होता इस चीज़ का, ये गति करती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग गति करती है, तो यानी बहुत कम गति करती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघला हुआ होता है उसके कारण प्लेटें गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। दोस्तों, इसके अंदर जो मैग्मा होता है वो वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। कि पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता रहेगा क्योंकि जब प्लेट गति करेगी और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों, कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, इनके बारे में देखेंगे हम, जिसे अंदर जनित बल है, बहिर्जनित बल है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। जो बल है हमारी पृथ्वी के अंदर घटित होगा वो तो है अंतर्जनित बल, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। अंतर्जनित या एंडोजेनिक कह दो या बहिर्जनित या एक्सोजेनिक कह दो। जो धरती के अंदर होएगा वो अंतर्जनित बल है और स्थलमंडल यानी धरती से जो बाहर होगा वो बहिर्जनित है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, ये दोनों प्रकार की गति होती है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जब दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखी यानी अचानक गतियाँ होती हैं तो पृथ्वी पर बहुत हानि होती है, कि बहुत सारे लोग मरते हैं, जानवर, पशु। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए। एक आप छोटी सी गोली ले लो रंगीन कागज़ की और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाही पर रखकर गर्म करें। मित्रों, जब इसको गर्म करेंगे क्या होगा? जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है। गोली भी ऊपर उठेगी दोस्तों, और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बैठती है। तो गर्म जल होएगा ऊपर उठेगी और ठंडे जल में नीचे बैठेगी। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता रहता है। दोस्तों, ये जब मैग्मा गर्म हो जाता है, मैग्मा तो गर्म ही होता है, तब इस प्रकार वो परतें गति करती हैं। जो भी इसमें पदार्थ होता है वो गति करती है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ, जिसका चित्र दे रखा है। इसमें 2 तरह की गतियाँ हैं। पहली है अंतर्जनित बल
और बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं या एंडोजेनिक बल कहते हैं। दूसरा है जो धरती पर होता है या पृथ्वी के बाहर होता है, सतह पर होता है, उसे बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक बल फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक इस इंग्लिश में कहते हैं। और दोस्तों अंतर्जनित बल में इनमें दो तरह के बल हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक में क्या आएगा, ज्वालामुखी, भूकंप, ये पृथ्वी की आंतरिक गतियाँ होती हैं, इनसे होता है। ये है आकस्मिक बल में आएगा भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये ज़मीन के अंदर जो गति होती है अचानक, उनसे होता है और इनसे बहुत ज़्यादा हानि होती है। और दूसरा मित्रों पटल विरूपणी बल, जिसे पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, यानी धीरे धीरे जो मैग्मा बाहर निकलता है अंदर से तो पर्वतों का निर्माण होता है, उसे पटल विरूपणी बल कहते हैं। और बहिर्जनित फोर्स है जिसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है, पृथ्वी के बाहर होता है, सतह पर होता है। इसमें नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सारे बहिर्जनित बल हैं। बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये आपको ध्यान रखना है। शब्दावली देखते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट, भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी होती है। दोस्तों अब स्थल रूप का विकास देख लिया हमने, अब क्या देखेंगे हम, अब क्या है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है। मित्रों क्या होता है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये इनकी खासियत होती है। ज्वालामुखी पर भूपर्पटी का ऐसा खुला छिद्र है जिस पर पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी का मुंह होता है, वहाँ से निकलते हैं ये छिद्र। इसमें दोस्तों इस शब्द उत्पत्ति देखते हैं। ये एंडो अंत, एक्सो बाह्य, जेनिक यानी उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, जिसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कहते हैं। जो परतों से निकलता है बल होता है मित्रों, अंतर्जनित और बहिर्जनित कहते हैं। अब देखते हैं ये दोस्तों, ये ज्वालामुखी का चित्र है जिसमें मैग्मा कोश दे रखा है। मेंटल नीचे वाली परत है, पर्पटी ऊपर वाली है। जो मेंटल है, जो बीच वाली परत है, यहाँ से लावा निकलेगा। जब इससे लावा निकलेगा तो कहीं कुछ निकास मित्रों यहाँ से होता है, साइड से, इसे वेंट कहते हैं। यानी वेंट आप ऐसे मान चलो कि साइड से होता है कुछ, और ये लावा है, सारा लावा है। ये क्रेटर है जो मित्रों जो सीधा ऊपर मुख होता है समकोण पर, जहाँ से लावा निकलता है वो क्रेटर कहलाता है। और जो इससे गैस वो राख निकलेगी इससे लावे के अंदर, वो गैस और राख कहलाती है। क्रेटर मुख्य मुख है और साइड का निकास है, इसे वेंट कहते हैं। ये लावा है, ये मैग्मा कोष्ठ है। अब क्रियाकलाप देखते हैं, क्या क्रियाकलाप करें। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। ये सारी चीज़ें करनी है हमारे को। कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रखने हैं। और आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। बिल्कुल दोस्तों, जब जल में उबाल आएगा ढक्कन तो हिलेगा ही। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है। तो मित्रों हम जब सब्ज़ी गर्म करते हैं तो ढक्कन लगा देते हैं। जब सब्ज़ी उबलती है तो ढक्कन हिलता है। इसी तरह मटर, चम्मच, मोती, दाने नीचे जाते हैं। जो दाने ऊपर रखे थे मटर के, चम्मच के, और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, कंपन के उत्पन्न से ध्वनि तो आएगी, क्योंकि जब ज़्यादा भाप निकलती है और पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगती है। यानी इसी भांति भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है।
तो दोस्तों जो इस तरह इन्होंने बताया है, जो भगोने को गर्म करते हैं, गर्म पानी करते हैं, उसी प्रकार भूकंप भी इसी प्रकार होता है। बस ये छोटा रूप है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रूप होता है भूकंप। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप दोस्तों स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह में जो कंपन होता है और ये चारों तरफ गति करता है, इसे भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो मित्रों उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जो मेंटल के अंदर जहाँ से भूकंप शुरू होता है, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जब यहाँ से जैसे भूकंप शुरू हुआ है मेंटल के अंदर और सतह के ऊपर यहाँ से लावा बाहर निकलेगा, इसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। जो मित्रों कंपन जाएगा तरंगों के रूप में बाहर जाएगा और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ अधिकेंद्र होगा वहाँ तो सबसे ज़्यादा हानि होगी और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। जैसे लावा यहाँ से गति करना शुरू हुआ मेंटल से मैन यहाँ या धरती पर अधिकेंद्र पे, इसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। नीचे वाले केंद्र को उद्गम केंद्र। जिस मेंटल के अंदर जहाँ लावा हलचल करता है और इसे कहेंगे उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र कहेंगे। तो नज़दीक तो कम हानि होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो हानि भी कम होगी, क्योंकि फिर वो तीव्रता घटती रहेगी भूकंप की। अब एक भूकंप की उत्पत्ति का चित्र दे रखा दोस्तों, ये देखते हैं हम किस प्रकार की उत्पत्ति होती है। उद्गम केंद्र का पहले चित्र बताया उन्होंने। ये उद्गम केंद्र है, यहाँ से भूकंप निकला है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे कहते हैं ये उद्गम केंद्र कहते हैं। इस तरह ये लावा गति करता है, घूमता रहता है अंदर ही अंदर प्रॉपर्टी में। ये प्लेट सीमा है दोस्तों। प्लेटें जहाँ ख़त्म होती हैं प्लेट सीमा कहलाता है। और भूकंप जहाँ सतह पर बाहर आएगा सीधा यहाँ से लावा निकलेगा बाहर, अधिकेंद्र कहलाता है। सॉरी दोस्तों, जब लावा तो नहीं कह सकते क्योंकि लावा ज्वालामुखी में बाहर आता है। यहाँ सबसे पहले तरंगे यहाँ आएगी, तरंगे इसे अधिकेंद्र कहेंगे। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। बिल्कुल दोस्तों, सभी दिशाओं में तरंगे बाहर निकलती है। देखो ये ऐसे निकल रही है इधर इधर। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। 3 तरंगे कौन कौन से देखते हैं? पहली पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे प्राइमरी तरंग कहते हैं। दूसरी एस तरंग यानी सेकेंडरी या अनुप्रस्थ तरंग। पी यानी प्राइमरी या अनुदैर्ध्य, एस मतलब सेकेंडरी या अनुप्रस्थ। और नेक्स्ट है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, लव तरंगे कहते हैं या पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है गुणधर्म क्या होते हैं एल के। एल तरंग मित्रों जिगजैग में चलती है, ऐसे यों एल चलती है। पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और एस तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसके बारे में बाद में जानेंगे डिटेल में, क्योंकि शुरुआत है हमारी ये भूगोल की। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश हुआ था, ऐसे बिल्डिंग गिरी थी जब 2001 में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को कच्छ क्षेत्र में आया था। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, जो भूकंप आने का अनुमान लगा लेते हैं, विशेष रूप से जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करें, जानवर अलग तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, क्योंकि जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है
तालाब में मछलियों की उत्तेजना, और मछलियाँ होती हैं दोस्तों तालाब की, उसमें उत्तेजना अलग तरह की होती है। और सांपों का धरातल पर आना, सांप भी बाहर आ जाते हैं, बिल होते हैं, चूहे बाहर आ जाते हैं, इस तरह की जानवर हरकत करते हैं। क्योंकि जानवरों में बहुत ज़्यादा ये जो संवेदनाएं होती है, इनकी जो ज्ञानेंद्रिय होती है बहुत तेज़ होती है, और इनको सबसे पहले पता चल जाता है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, देखते हैं किस प्रकार। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। ये बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है दोस्तों। इसमें जो 6.9, 6.8 जो प्रत्येक पॉइंट होता है दोस्तों, जैसे 6.9 से 6.7 है, 6.9 से 7 हो गया मान लो, तो पॉइंट 1 के अंदर दोस्तों 10 गुना ज़्यादा तीव्रता से भूकंप आएगा। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र, इमारतें गिरती हैं, 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। और भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, केवल दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक है। एक बार की खबर है दोस्तों, शहर में आग, चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। ये जो उद्योग धंधे थे, आग लग गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। और भुज की तबाही होती है, फोन लाइन, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग करी है। और 2001 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी थे, इनके कार्यकाल में भूकंप आया था। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है? कौन सा यंत्र है? भूकंप लेखी कहते हैं या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये दोस्तों भूकंप को मापते हैं, जिसे भूकंप लेखी या अंग्रेजी में कहते हैं, ज़्यादा सिस्मोग्राफ आता है, इसका नाम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ। और इसकी तीव्रता मापते हैं भूकंप की, वो मापते हैं रिक्टर स्केल पर। इसमें बताता है कितना तेजी का भूकंप आया। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसका रिक्टर स्केल में तीव्रता 2 या 2 से कम है उसका प्रभाव दोस्तों नहीं होगा, कोई तरह का प्रभाव नहीं होता उसका, यानी पता भी नहीं चलता है। वो केवल जो रिक्टर स्केल है उसमें आता है वो। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 5 तीव्रता वाला भूकंप वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7 अथवा इससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो अलग अलग पॉइंटों का है ये, जिसमें 7 से अधिक है रिक्टर स्केल में वो सर्वाधिक शक्तिशाली, 6 से अधिक है वो बहुत शक्तिशाली, और 5 है वस्तुओं को क्षति पहुंचा सकता है, और 2 से अधिक है उसका केवल रिक्टर स्केल में पता चलता है। ये दोस्तों भूकंप लेखी का चित्र है, ये भूकंप लेखी का चित्र है। ऐसी होती है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। अब क्रियाकलाप, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन ये हमें पढ़ाया होगा, अखबारों में देखें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ये दोस्तों जो भूकंप आया था, जो 26 जनवरी की जो सुबह की प्रार्थना चल रही थी, झंडा पहना रहे थे लोग, तब आया था। इसलिए काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी क्योंकि बच्चे सारे स्कूल में मौजूद थे। अब नेक्स्ट देखते हैं।
भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें? भूकंप के दौरान जहाँ आश्रय, कहाँ आश्रय लेना दोस्तों, ये बता रखा है इन्होंने। सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, मित्रों जो रसोई की काउंटर होती है, मेज़ होती है, उसके नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, या फिर जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे पर रहें, दरवाजे के नीचे खड़े हो जाएं, जैसे गेट होता है, गेट के नीचे मजबूत जगह देखनी चाहिए। इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहें और पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सलाह करते कौन कौन सी है। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। ये अपक्षय और अपर्दन, इनसे दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। दोस्तों, अपक्षय की क्रिया किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन देखना है। अपर्दन भूदृश्य पर जल हो गया, पवन हो गया, हिम हो गया, ये तीनों होते हैं, जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ये भूमि के ऊपर होता है दोस्तों। और सेल, जब सेल टूटती है, पत्थर टूटे, मान लो चट्टानें टूटे, वो तो अपक्षय होगा। और जब जल, पवन और हिम द्वारा जो भी टूट फूट होगी उसे अपर्दन कहेंगे। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। बाकायदा जो नदी के साथ बहुत सारा मिट्टी, कंकड़ जाते हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करते हैं। पवन के द्वारा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जो मरुस्थल है, मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, या बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें होती हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में हज़ारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं और सबसे ऊंचा जलप्रपात साउथ अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात है दक्षिणी अमेरिका का जो वेनेजुएला देश है, उसका एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 979 मीटर है। ये ऊंचाई ध्यान रखना आप। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। आपको नियाग्रा जलप्रपात भी ध्यान रखना है। एक कनाडा और अमेरिका है, इसकी सीमा पर है। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ये दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात भी है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। और एक विक्टोरिया झील भी है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। तो आपको एक विक्टोरिया जलप्रपात ध्यान रखना है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। और एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जो सबसे बड़ा है। ये नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। एक जलप्रपात का चित्र दे रखा है दोस्तों। ये कठोर सेल हैं, ये जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृदु सेल। कठोर सेल है, ये मृदु सेल है, कठोर मृदु ऐसे सेल है। इस तरह पानी गिरता है, अचानक से नदी द्वारा नीचे गिरेगा तो जलप्रपात बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी के कार्य क्या है दोस्तों। नदी के जल से चालू रखना दोस्तों। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी
खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। तो ये आपने देखा था, जब नदी अचानक गिरेगी कठोर चट्टानों से, खड़े ढाल से, तो जलप्रपात बनाएगी। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो दोस्तों, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। और इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू होता है। विसर्प, जैसे नदी दोस्तों इस तरह घूम रही है, विसर्प है। विसर्प लोभ के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लोभ नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। दोस्तों, इस तरह विसर्प हो रहा है तो ये झीलें हैं, यहाँ साइड में झील बन गई, ये चाप झील है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। सॉरी दोस्तों, ये तो चाप झील अभी बनी नहीं है, बनने वाली। ये चाप झील है क्योंकि पहले नदी यूँ बहती थी, यूँ, तो बाद में कट गई मान लो, तो ये चाप झील कहलाती है। और विसर्प घूमने को विसर्प कहते हैं। सर्प कैसे करता है? यूँ तो घूमता है, तो सर्प से विसर्प हुआ है, यानी घुमावदार नदी। कभी कभी नदी अपने, इसे मित्रों चाप झील को गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील भी ये होता है, इस तरह अलग हो जाती है, पर वो समुद्र के तटवर्ती किनारों में होती है गोखुर झील। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो जो दोस्तों, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है और ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। और दोस्तों, अवसाद भी आ जाता है, बाढ़ के साथ में आता है। जैसे गंगा यमुना के मैदान है या मैदानी निर्माण होता है, इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। तो दोस्तों, तटबंध की डेफिनेशन क्या है? नदी के उत्थित तटों के को तटबंध कहते हैं। जो ऊंचे तट होते हैं उन्हें तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। तो दोस्तों, समुद्र तक नदी जाएगी, धीमी पड़ जाएगी और नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये विसर्प है, सांप जैसी घूमती है। ये तटबंध, नदी तटबंध बनाती है। ये बाढ़ का मैदान है, ये आसपास मैदान का निर्माण होता है। और चाप झील, जब नदी ऐसे पहले घूम रही थी, बाद में अलग हो गई, इससे झील बन गई, चाप पर झील बन गई। आगे देखते हैं। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसे वितरिका कहते हैं। दोस्तों, जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित होगी, यानी नदी जब जाएगी, जैसे ये समुद्र है मान लो, तो समुद्र में बहुत सारा जल पड़ा है और यहाँ से नदी आ रही है घूमते घूमते, जब जाएगी मिलने वाली होगी तो धीमी पड़ जाएगी। धीमी पड़ेगी तो क्या, बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जाएगी, ऐसे इधर 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 ऐसे फैल जाएगी, तो इसे वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण कर लगती है। जो मलबा साथ आता है वो निक्षेपित होता रहता है। इस तरह प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होती है। जब दोस्तों सभी मुहाने के अवसाद मिल जाते हैं, प्रत्येक वितरिका के मुहाने के अवसाद मिलते हैं, तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। देखो, मुख्य नदी है, जब ये मिलने वाली होती है समुद्र में, तो इस तरह वितरिकाएँ बनती हैं। और डेल्टा, जैसे ये वितरिका अवसाद ला रही है, ये वाली फिर अवसाद ला रही है, ये अवसाद ला रही है, ये अवसाद, ये सारा जितना भी अवसाद हैं ये मिलकर डेल्टा कहलाता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो
तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, वो आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के क्या क्या कार्य होते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। दोस्तों जो समुद्री तरंग का अपर्दन होगा और जो निक्षेपण होगा उससे क्या तटीय स्थलाकृतियाँ बनेगी, जो तट के किनारे स्थलाकृतियाँ होती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। दोस्तों समुद्री तरंग जैसे समुद्र है तो टकराएगी सैलों से, किनारे से, तो दरार बनेगी और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे दोस्तों समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, ये समुद्र हैं, ये सैल हैं, चट्टान है, तो यहाँ पानी टकरा रहा है या खड्डा पड़ेगा, समुद्री गुफा बन गया। और जब दोस्तों ये गुफा है, गुफा के अंदर दो छेद आ जाएंगे, ये आपस आर पार हो जाएगी, तो उसे तटीय मेहराब बनेगा और स्टेक इस तरह खड़ा होता है पत्थर, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये वापस देखें, समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं को बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है तो तटीय मेहराब बनते हैं। जब दोस्तों बड़ी गुफा बन जाएगी तो केवल छत बननी चाहिए, तटीय मेहराब। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, ज़्यादा अपर्दन होगा छत भी टूट जाएगी और केवल दीवारें बचती हैं। तो दोस्तों जब सारा टूट जाएगा तो दीवारें बचेगी, और इन दीवारों को क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। स्टेक दीवारें हैं इस तरह की। केवल दीवारें बचती है और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु किसे कहते हैं, समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तट। दोस्तों जो समुद्र की सतह है यह, उसकी सतह पर जो ऊंचे चट्टानों के तट होते हैं उन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। भृगु एक तट का ही पर्यायवाची रूप है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्र पुलिन का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये जो समुद्री गुफा है और तटीय मेहराब है और स्टेक है, ये तीनों ही स्थलाकृतियाँ एक ही तरह से बनती है। पहले समुद्री गुफा बनेगी, जब पानी यहाँ बचेड़े मारेगा, जब सैलें टूट जाएगी तो केवल ऐसा खड्डा हो जाएगा, केवल दीवार बचेगी तो तटीय मेहराब बन गया। जब सारा सब कुछ टूट जाएगा, केवल ऐसे बचेगा पत्थर से, तो स्टेक बचेगा। और तट के किनारे जो सैल वाले तट होते हैं उन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। उधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तट समुद्री भृगु कहलाते हैं। इस तरह ये इनका निर्माण होता है। अब देखते हैं हिमनद के कार्य क्या है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद किसे कहते हैं, बर्फ़ की नदियाँ हिमनद कहलाती हैं। और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। हिमनद क्या करती है, अपने से जो नीचे की कठोर चट्टानें होती हैं उनकी गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन होता रहता है। भूदृश्य बनेगा। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, गहरे खड्डे बनाते हैं। हिमनद पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में बर्फ़ जल बढ़ जाता है। तो इनसे दोस्तों जल बढ़ जाएगा इन गड्ढों के, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। तो वापस देखते हैं, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, यानी दोस्तों जो कठोर चट्टानें सब जगह होती हैं, क्योंकि हिमनदों के नीचे पर्वत तो है ही, इनसे क्या है, गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर दिया जाता है, और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का निर्माण होता है। इनसे भूदृश्य बन जाएगी। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, चालू रखना दोस्तों। और सुंदर झील बन जाएगी। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत और तलछट मिट्टी का निक्षेपित होते हैं।
ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। हिमोड किसे कहते हैं? हिमओड, यानी हिमओड लेता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, छोटे बड़े सेल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित करते हैं। ऐसे हिमनद हिमोड कहते हैं। ये हिमनद है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पवन, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में इस तरह के सेल मिलते हैं, पत्थरी ऊंचे ऊंचे पत्थर मिल जाते हैं, इन्हें छत्रक सेल कहते हैं, यानी छत्र करे हुए सेल। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। दोस्तों, पवन होती है निचले भाग को ज़्यादा आसानी से काटती है, जिससे यहाँ से नीचे ज़्यादा काटेगी, ऊपर वाला अपना आप टूट के गिर जाएगा। इसलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण और शेष विस्तृत होते हैं। इसलिए क्या होगा, इसका आधार संकीर्ण होगा कि साइड से कटती रहेगी सेल है मान लो, और यहाँ से ऊपर से शीर्ष विस्तृत होगा इसका। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। तो दोस्तों, जब पवन बहनी रुक जाएगी तब रेत गिर करके क्या करेगी, एक छोटी पहाड़ी बना लेगी। वापस देखते हैं, छत्रक सेल बन गई। बिल्कुल दोस्तों, जब पवन बालू टिब्बा यानी बालू का टिब्बा जब पवनें रुक जाती हैं तो बालू टिब्बे का निर्माण कर दोहरा बनाती है, बालू टिब्बा कह दो। और अत्यधिक जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोयस का निर्माण होता है। जब दोस्तों बालू के कण होते हैं, बिल्कुल महीन कण, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं तो लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। ये जो चीन देश है इसमें विशाल लोयस पाए जाते हैं। बालू के बहुत ज़्यादा निक्षेप है यहाँ, बालू के टिब्बे। अभ्यास प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब यह है प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो प्लेटें दोस्तों हमने देखा था, प्लेटें घूमने की मेन वजह है ये है कि जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, जो मेंटल परत है दोस्तों, पहली परत है भूपर्पटी, उसके नीचे वाली मेंटल। तो मेंटल में दोस्तों मैग्मा ज़्यादा है, तरल पदार्थ हैं। वो पहाड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो सेल तो है नहीं, तरल पदार्थ हैं। जो मैग्मा दोस्तों गति करता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उनके साथ भी प्लेटें घूमती रहती हैं। और बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है, तो ये हमने देखा था। जब दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो गति होती है, जो मैग्मा घूमता रहता है, इसके अंदर जो गति होती है वो अंतर्जनित गति कहलाती है, और जो बाहर में गति होती है वो बहिर्जनिक कहते हैं। एक बार वापस देख ले, हमने देखा था वो। ये देखते हैं दोस्तों, ये पढ़ा दोस्तों। जो बल आंतरिक भाग में घटित होते हैं वो अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई इतना समझने वाला नहीं है, हमने खुद देखा था। एक बार देख लेते हैं आपकी। अब दोस्तों अपर्दन क्या है। अपर्दन नदी, पवन, हिमानी, इनके द्वारा जो सेलों में तोड़फोड़ होती है और इनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, उन्हें अपर्दन कहते हैं। और बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों बाढ़कृत मैदान का निर्माण जब मैदानी भाग में नदी बहती है, तो नदी अपने
अपवाह क्षेत्र से ज़्यादा बहती है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो वो बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या है? तो दोस्तों बालू टिब्बे के बारे में पढ़ा था कि जब पवन की गति धीमी हो जाती है या पवन चलना बंद हो जाती है, तब वो रेत के महीन कण होते हैं उनका निक्षेप करना बंद कर देती है और एक जगह रेत के कण इकट्ठे हो जाते हैं, उससे बालू टिब्बे का निर्माण होता है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों हमने समुद्री पुलिन या मेहराब एक ही चीज़ है, इसके बारे में देखा था। जब समुद्र होता है, समुद्र में क्या होता है, बहुत सारी सैलें होती हैं और सैलों से समुद्र का जल होता है टकराता रहता है। जब टकराएगा तो समुद्री गुफा का निर्माण होगा, नीचे खड्डे पड़ जाएंगे, सैल कट जाएगी। जब सैल कट के आर पार हो जाती हैं और केवल ऐसे छत बन जाती हैं, उसे समुद्री पुलिन या समुद्री मेहराब कहते हैं। और दोस्तों जब मेहराब की छत भी टूट जाती है तो स्टैक बनता है इस तरह के पत्थर। चाप झील क्या है? चाप झील दोस्तों जैसे नदी विसर्ग प्रकार में बहती है और नदी अपना बहाव का स्थान चेंज करती रहती है। जब बहाव का स्थान चेंज करती है, जब साइड में जब नदी बहती है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और कट के इस साइड से बहने लग जाती है, तो एक चाप झील का निर्माण होता है। इसे गोखुर झील भी कहते हैं। अब देखते हैं सही उत्तर चिन्हित करें। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों समुद्री तरंग की क्या विशेषता नहीं है? समुद्री की तरंग का किनारा होता है, समुद्री गुफा होती है, सैल नहीं होता इसकी। हेमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हेमनद की विशेषता देखते हैं। हिमोड होती है दोस्तों। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ये ज्वालामुखी अचानक घटनाएं होती हैं, उसे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं अचानक जब बाहर आता है मैग्मा। छत्रक सैलें कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में पाई जाती हैं, मरुस्थल के अंदर छत्र के रूप में पाई जाती हैं। और चाप झील कहाँ पाई जाती है? दोस्तों चाप झील रेगिस्तान में तो होगी नहीं, हेमनद में नहीं होगी, नदी घाटी में पाई जाती है, नदी घाटी में यानी मैदानी क्षेत्रों में। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब हिमनद किसे कहते हैं? समुद्री तट। दोस्तों जो बर्फ़ की नदी होती है उसे वो हिमनद कहलाती है। अगला है विसर्प। विसर्प किसे कहते हैं? भूकंप देखते हैं, भूकंप किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का कंपन होता है दोस्तों भूकंप कहलाता है। और जलप्रपात, जलप्रपात किसे कहते हैं वो देखते हैं। बालू टिब्बा देखते हैं, बालू टिब्बा किसे कहते हैं? बालू टिब्बा दोस्तों रेगिस्तान में पाया जाता है, बालू टिब्बा रेगिस्तान में पाया जाएगा। अगला है पुलिन। समुद्र में होगा पुलिन, तो समुद्री तट कह दो पुलिन। और है कोई समुद्र का? समुद्र भृगु, हाँ समुद्र भृगु होगा पुलिन। पुलिन समुद्री भृगु है। अब बच्चा हमारा जलप्रपात और विसर्प। विसर्प दोस्तों नदी के लिए आएगा, विसर्प नदियाँ होती है विसर्पाकार। और जलप्रपात है, और जलप्रपात दोस्तों और समुद्री तट पे होगा। जलप्रपात नदियों के द्वारा आता है समुद्री तट पर। अब है अगला, कारण बताइए। कुछ सैल छत्र के आकार में होते हैं। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा था कुछ सैल क्यों होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कुछ सैल होते हैं। और दोस्तों जो पवन होती है, पवन की एक खासियत होती है कि वो धरातल वाले क्षेत्र में ज़्यादा अपर्दन करती है। तो सैल होगा दोस्तों, धरातल के नीचे सैल हैं, कमज़ोर सैलें होती है, तो यहाँ ज़्यादा अपर्दन होगा। और ऊपर से दोस्तों अपर्दन कम होता है, तो इस तरह वो छत्रक सैल बन जाती है। बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं दोस्तों। बाढ़ग्रस्त मैदान इसलिए उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये नदियाँ बहुत दूर से आती हैं और जो ये क्या करती है, जो ज़मीन के उपजाऊ ऊपरी परत होती है वो उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है और एक नई परत का निर्माण करती है, जिसे खादर भी कहते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान इसलिए उपजाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था
जब क्या होती है, समुद्र के अंदर जो सैलें होती हैं, जब जल टकराएगा तो समुद्री गुफा बनेगी, और जब गुफा के आर पार जब छेद हो जाएगा तो समुद्री मेहराब बनेगा, और मेहराब की छत भी टूट जाएगी दोस्तों, तो स्टैक बनेगा। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब भूकंप आएगा, जब 7 रिक्टर स्केल में 7 सेंटीमीटर 7 cm से ज़्यादा का भूकंप आएगा तब इमारतें गिरती है दोस्तों। क्योंकि जो दोस्तों लावा होता है, अंदर मैग्मा गति करता रहता है और अचानक गति होती है, इससे गिरता है। क्रियाकलाप देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखें। यह नदी द्वारा निर्मित स्थला करती है और इन्हें पहचानिए और बताइए कि नदी के अपरदन और निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। चित्र स्थलाकृति प्रकार। ये दोस्तों जलप्रपात दे रखे हैं, ये नदी विसर्प दे रखा है, मैदान दे रखा है। ये किसका क्या रूप है ये आप अपने आप कर लेना। विसर्प होता दोस्तों, ये निक्षेपण का प्रकार होता है, और ये नदी विसर्प ये अपरदन का है, मैदान अपरदन का है। अगला है आओ खेलें। ये दोस्तों पहेली बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी काम की नहीं है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।